हेलो गाइस, द बॉयज सीजन 5 का फिनाले हो चुका है। इसमें बहुत सारे WTF मोमेंट थे, कुछ अच्छे कुछ बुरे और काफी सारे ईस्टर एग्स भी थे जो शायद आपने मिस कर दिए होंगे। तो यहाँ हम सब उसकी डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। राइटर्स ने इस सीजन में वार्म कैरेक्टर्स का कई बार यूज किया है, बेसिकली खुद का मजाक उड़ाने के लिए। वो इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि उनका फिनाले शायद टेरिबल हो सकता है, क्योंकि दी बॉयज की दुनिया में सारे फिनालेज टेरिबल होते हैं। तो थोड़ा ऐसा लगा जैसे वो दोनों चीजें एक साथ करना चाहते थे, क्योंकि ऑनेस्टली किसी भी टीवी सीरीज को एंड करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम टीवी सीरीज होती हैं जिनके फिनालेज ट्रूली अमेजिंग होते हैं। उनका मेन फोकस बुचर वर्सेस होमलैंडर की राइवलरी को क्लोज करना था। सीरीज की शुरुआत से ही होमलैंडर वर्सेस बुचर का एंगल चल रहा था। वही पूरी सीरीज की बैकबोन थी, यानी बुचर का मिशन होमलैंडर को मारना। लेकिन ऑब्वियसली सीजन 5 में इतनी सारी स्टोरी लाइन और सेटअप थे कि हर एक चीज को कंक्लूड कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए बहुत सारे WTF क्वेश्चंस हवा में लटके रह जाते हैं, जिन्हें देखकर फैंस कंफ्यूज हो सकते हैं। मेरा अजम्पशन ये है कि इनमें से काफी चीजें फ्यूचर स्पिन ऑफ शोज के लिए सेव की गई हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोल्जर बॉय। आखिर सोल्जर बॉय का क्या हुआ? क्या वो हमेशा के लिए क्रायो में ही रहेगा? एपिसोड एयरिंग के वक्त ही प्रीमियर पर उन्होंने वॉट राइजिंग का ट्रेलर भी रिलीज किया था, जो सपोज्डली 1950 में सेट होगा और ये इस सीरीज का प्रीक्वल होगा। शायद वो ट्रेलर ऑफिशियली ऑनलाइन भी जल्द रिलीज करेंगे और इस शो के सारे एपिसोड्स अगले साल की शुरुआत में ही रिलीज होंगे। होपफुली वो जल्दी ही इसके बारे में और डिटेल शेयर करेंगे, क्योंकि इस सीजन में काफी प्लॉट टाइम सोल्जर बॉय और इस प्रीक्वल को सेटअप करने में यूज हुआ था। एक्चुअल एपिसोड का टाइटल था ब्लड एंड बोन, जो होमलैंडर की सीजन 3 वाली स्पीच का रेफरेंस है, जहां वो सजेस्ट करता है कि उसकी और बुचर की डेस्टिनी सेम है, स्कॉच्ड अर्थ, शॉक एंड ब्लड एंड बोन। और यही लाइन बुचर उसे बोलता भी है उसको क्रोबार से मारने से पहले, जो कॉमिक्स की एंडिंग का भी एक मेजर रेफरेंस है। कॉमिक्स में भी होमलैंडर की एंडिंग में क्रोबार इन्वॉल्व था और बुचर भी इवेंचुअली मर जाता है। कुछ पार्ट्स कॉमिक्स से मेल खाते हैं, लेकिन ओवरऑल स्टोरी कॉमिक्स से बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। टाइटल का शॉक एंड आव पार्ट दुनिया भर के लोगों के रिएक्शन को भी रेफर करता है। लिटरली पूरी दुनिया लाइव ब्रॉडकास्ट देख रही थी। हर टीवी नेटवर्क, हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, हर इंसान जिसके पास फोन या स्क्रीन थी, सबने ये मोमेंट लाइव देखा। अब बात करते हैं एपिसोड की, तो इसकी स्टार्टिंग फ्रेंची के फ्यूनरल से होती है, जहां ह्यूई उसकी लास्ट स्पीच पढ़ता है, जो काफी फनी होती है, पर लास्ट में इमोशनल एंड पे खत्म होती है। फिर किमिको में नए पावर्स के साइन दिखने लगते हैं, ऑलमोस्ट सोल्जर बॉय जैसे। जब वो अपसेट होती है तब पावर्स ट्रिगर होने लगती हैं। इसके बाद कट होता है एक चीजी वॉट इंटरनेशनल कमर्शियल पर, जो होमलैंडर के ईस्टर ब्रॉडकास्ट को प्रमोट कर रहा होता है, और वहीं से ओवल ऑफिस के अंदर पूरा क्योस शुरू हो जाता है। व्हाइट हाउस से लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान होमलैंडर अनाउंस करता है कि वो यूनिवर्स रीबूट कर रहा है। पूरे सीजन और रियल लाइफ प्रोमोज में इतने सारे वियर्ड कैरेक्टर्स रेफरेंस दिए गए थे कि सब कुछ इंटरनेशनली रिडिकुलस और पागलपन लगता है। और ऑनेस्टली शो के दौरान भी लोग इसी तरह रिएक्ट करते हैं। सबको लगता है कि होमलैंडर जो कर रहा है वो पागलपन है, लेकिन सब उससे इतना डरते हैं कि कोई उसके मुंह पर कुछ कह नहीं पाता। फिर रिवील होता है कि होमलैंडर ने रायन को नॉर्वे वाले कैबिन में कैसे ट्रैक किया। वॉट के क्राइम एनालिटिक्स सिस्टम ने एरिया में किसी के फ्लाइंग एक्टिविटी डिटेक्ट की थी। ये भी एक बड़ा रेफरेंस था इस बात का कि वॉट लिटरली पूरी दुनिया के हर इंसान को ट्रैक कर रहा है, एक ग्लोबल सर्वेलेंस स्टेट की तरह। वो खुद को गॉड कहता है और रायन को सन ऑफ गॉड। फिर एक जीसस रेफरेंस भी देता है मैरी और जोसेफ के साथ बान में सोने वाली बात का। वो कहता है कि रायन बिल्कुल उसकी तरह है, तो वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। रायन की अपब्रिंगिंग काफी मेस्ड अप रही है, और अगर उसके आसपास अच्छे लोग ना हो तो वो इजीली नेक्स्ट होमलैंडर बन सकता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि रायन के पास अच्छे लोग हैं। फिर रिवील होता है कि दी बॉयज ने फ्रेंचाइजी के फ्यूनरल उस फार्म हाउस पर किया था जहां जनवी के कैरेक्टर्स मैरी, जॉर्डन और बाकी लोग छुपकर रह रहे हैं। हम देखते हैं कि एमा भी उनके साथ होती है और उसका नया हेयर कलर भी रिवील होता है। वो सब दी बॉयज के साथ मिलकर होमलैंडर को रोकना चाहते हैं, लेकिन स्टारलाइट उन्हें बोलती है कि जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनके साथ कनाडा चले जाओ और आजादी से जियो, फ्री बर्ड्स की तरह। ये एक्चुअली एक मेटा रेफरेंस था फ्यूचर अपीयरेंस के लिए, क्योंकि एरिक ने कहा था कि जेन वी के कैरेक्टर्स फ्यूचर में अलग अलग शोज और प्रोजेक्ट्स में दिखते रहेंगे। अगर आपने लेटेस्ट शो नहीं देखी तो जेन वी सीजन 3 बेसिकली कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद वो मैरी को मोटिवेट करती रहती है, जाओ, फ्री रहो और अच्छे काम करते रहो, अपनी पावर्स का यूज करो। यानी मैरी और बाकी जेन वी कैरेक्टर्स के पास अभी भी पावर्स हैं, और ज्यादातर सुपर हीरोज के पास भी पावर्स बच गई हैं, क्योंकि वो ओवल ऑफिस के अंदर नहीं थे जब ब्लास्ट हुआ था। इसी वजह से एनी यानी स्टारलाइट के पास भी फिनाले के बाद भी पावर्स रहती हैं, क्योंकि वो रूम के अंदर नहीं थी जब किमिको ने अपना ब्लास्ट एक्टिवेट किया। इसके बाद सिस्टर सेज किमिको के साथ बॉन्डिंग करने की कोशिश करती है। वो डेड लोगों और पेट्स के बारे में बात करती है और जोक करती है कि फ्रेंची बेसिकली किमिको का पेट था, बिल्कुल सेज के डॉग की तरह। एक्चुअली वो किमिको को इमोशनल ट्रिगर करने की कोशिश कर रही होती है ताकि ब्लास्ट एक्टिवेट हो सके, और यहाँ सच में किमिको के पास सोल्जर बॉय जैसी ब्लास्ट की पावर आ जाती है, जिससे कंपाउंड बी को खत्म किया जा सकता है।
ब्लास्ट के बाद सेज नॉर्मल इंसान की तरह डम हो जाती है। उसका एग्जिट भी काफी फनी था। वो बस बोलती है, मैं हैरी पॉटर लैंड जा रही हूँ, बाय लूजर्स। बेसिकली सेज ऑरलैंडो के थीम पार्क्स में अपनी बेस्ट लाइफ जीने चली गई। एपिसोड में ऑरलैंडो का ये अकेला रेफरेंस नहीं था, डीप भी ऑरलैंडो को कई बार मेंशन करता है। शायद राइटर्स और दी बॉयज की टीम बस शो खत्म होने के बाद ऑरलैंडो के थीम पार्क्स में वेकेशन मनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए एपिसोड में बार बार ऑरलैंडो रेफरेंस आ रहे थे। फिर ही रिवील करता है कि सब लोग रेडिएशन के इफेक्ट में आ रहे हैं, क्योंकि किमिको इस वक्त लिटरली एक वॉकिंग ए बॉम्ब बन चुकी है। डिफरेंस ये था कि सोल्जर बॉय इतना हैवीली डोज्ड नहीं था और उसके अंदर का रेडिएशन टाइम के साथ काफी कम हो चुका था, इसीलिए वो नॉर्मली लोगों के पास खड़ा रह सकता था। इसके बाद टीम अपना फाइनल प्लान बनाती है, व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान होमलैंडर को खत्म करना। ये डायरेक्टली होमलैंडर की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी की एंडिंग का कॉल बैक था, लेकिन जैसा पहले बताया गया था, कॉमिक में व्हाइट हाउस वाली फाइनल बैटल और शो वाली फाइनल बैटल का एग्जीक्यूशन बहुत डिफरेंट था, लेकिन कॉमिक्स की तरह यहाँ भी क्रोबार का यूज हुआ था। एपिसोड फिर रिमाइंड करता है कि किमिको अब बोल नहीं रही, सिर्फ साइन लैंग्वेज यूज कर रही है, क्योंकि फ्रेंची की डेथ ने उससे डीपली अपसेट कर दिया था। सीरीज में पहले भी जब वो इमोशनली ब्रेकडाउन होती थी, तब वो वापस साइनिंग पर शिफ्ट कर जाती थी ताकि अपनी फीलिंग्स और स्ट्रांगली शो कर सके। उसके बाद व्हाइट हाउस में एक वाइल्ड सीन आता है, जहां एक ऑब्वियस एलोन मस्क पैरोडी कैरेक्टर ओ फादर और होमलैंडर के साथ इंटरेक्ट करता है। ये क्लियरली राइटर्स का एलोन मस्क पर सटायर था। उस कैरेक्टर को वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन बोला जाता है, जो रियल लाइफ में भी एलोन मस्क ही हैं। वो स्टार राइटर्स को अपनी फैक्ट्रीज में स्लेव की तरह यूज करना चाहता था और फर्टिलिटी रेट के बारे में बार बार बात करता रहता है। और जब वो उसके 17 बच्चों का जोक मारते हैं, तो वो एलोन मस्क का रियल लाइफ मल्टीपल चिल्ड्रन का रेफरेंस होता है। फिर ओ फादर होमलैंडर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ईस्टर अनाउंसमेंट डिले कर दो, ताकि वो और लोगों को मैनिपुलेट करके उन्हें अपनी साइड ला सके। और ऑनेस्टली लगता है कि अगर होमलैंडर थोड़ा और वेट करता तो उसके जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाते। लेकिन जब ओ फादर सजेस्ट करता है कि बुचर शायद होमलैंडर की पावर्स रिमूव कर सकता है, तब होमलैंडर कंप्लीटली फ्यूरियस हो जाता है। इसके बाद द डीप का एक और हिलेरियस सीन आता है, जहां वो होमलैंडर से रिक्वेस्ट करता है कि उससे रिजीम में एक पावरफुल पोजीशन दे दी जाए। यहाँ होमलैंडर डीप को इतने सैवेज तरीके से इंसल्ट करता है कि शायद पूरी सीरीज में उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था और उसका कभी इतना ब्रूटली रोस्ट नहीं किया गया होगा। डीप को फाइनली रियलाइज होता है कि जिस चीज के पीछे वो इतने सालों से रहा, वो सब झूठ था। वो कंप्लीटली रॉक बॉटम हिट करता है और रो पड़ता है। जब होमलैंडर ओवल ऑफिस में अपनी स्पीच देने जाता है, तब उससे फिर फ्लैशबैक आने लगते हैं, बिल्कुल प्रीवियस सीजन की तरह। उसे रिसेंट ट्रॉमेटिक मोमेंट्स याद आते हैं, सोल्जर बॉय के साथ फाइट, रायन को बीट करना, रायन का उसका रिजेक्ट करना, और फिर उसके दिमाग में स्टिलविल का उससे कहना कि सारे नॉन बिलीवर्स को मार दो। फिर होमलैंडर अनाउंस करता है कि अब उसका डिवाइन मिशन दुनिया को सेव करना और खुद गॉड बनना है। स्पीच के बैकग्राउंड में बहुत हॉन्टिंग म्यूजिक चल रहा होता है और जैसे जैसे स्पीच आगे बढ़ती है, एटमॉस्फेयर और क्रीपी होता जाता है। होमलैंडर धीरे धीरे मेंटली स्पाइरल होने लगता है। ऑनेस्टली ये सीन काफी अमेजिंग था। जिस तरह से उन्होंने इस फ्रेम को प्रेजेंट किया, वो काफी स्ट्रांग लगता है। इसके बाद रिवील होता है कि होमलैंडर और ओ फादर को ऑलरेडी पता था कि बुचर और दी बॉयज व्हाइट हाउस में आने वाले हैं। वो लोग उनके लिए पहले से ट्रैप सेट कर चुके थे, लेकिन एशली फिनाले हिम्मत दिखाती है और उनकी मदद करती है। रास्ते में उन्हें द डीप मिलता है, जिसका सामना स्टारलाइट से होता है, जो उसे उड़ाकर समुद्र के किनारे ले जाती है और एक आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश की जाती है कि वो होमलैंडर से फ्री हो जाए और बेटर इंसान बने। लेकिन डीप उसकी एक भी बात नहीं मानता। यहाँ दोनों के बीच फाइट होती है और जैसे काफी फैंस प्रिडिक्ट कर रहे थे, स्टारलाइट फाइनली डीप को समुद्र में फेंक देती है, जहां समुद्र के एक्वेटिक क्रीचर्स ही डीप को मार डालते हैं। इधर ह्यूई और एमएम ओ फादर को डिस्ट्रैक्ट करके अपने पीछे ले आते हैं, जहां ओ फादर की मौत उसकी खुद की ही सोनिक स्ट्रीम की वजह से होती है। उसकी अपनी ही पावर उसका सर उड़ा देती है। और ऑनेस्टली डेविड डिग्स ने कैरेक्टर को बहुत अमेजिंगली प्ले किया था। काफी लोगों को लगा कि काश वो सीजन 1 से ही शो का पार्ट होता। स्पीच के एंड पर होमलैंडर कंप्लीटली ब्रेकडाउन मोड में चला जाता है। उससे फादर एंड सन वाली इमेजरी दिखाई देने लगती है, जो उसे रिमाइंड करती है कि रायन कभी भी उसे ट्रूली एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उस मोमेंट के बाद होमलैंडर कंप्लीटली पागल हो जाता है। वो लिटरली लाइव टीवी पर सबको थ्रेटन करता है कि अगर उन्होंने उस पर बिलीव नहीं किया तो वो उन्हें मार देगा। उसकी स्पीच सरप्राइजिंगली बहुत वेल थॉट आउट लगती है। ऐसा फील होता है जैसे होमलैंडर ने ये स्पीच अपने दिमाग में कई बार रिहर्स की हो। लेकिन जैसे जैसे वो और ज्यादा टेरिफाइंग और अनस्टेबल होता जाता है, क्राउड धीरे धीरे उसके अगेंस्ट टर्न होने लगती है। जो साइकिक लोग क्राउड मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो नोटिस करते हैं कि रेड वार्निंग लाइट बार बार ब्लिंक करने लगती है। हर सेकंड और ज्यादा लोग होमलैंडर के खिलाफ होने लगते हैं। बेसिकली सिग्नल मिल रहा होता है कि तुम सब मरने वाले हो। और तभी जब पूरी दुनिया लाइव देख रही होती है, तब बिली बुचर एंट्री लेता है और अपनी क्लासिक लाइन फिर बोलता है। ये उसका पुराना कैच फ्रेज था जो प्रीवियस सीजन में भी यूज हुआ था।
और पूरी दुनिया फाइनली होमलैंडर का एम्बैरेसिंग डाउनफॉल लाइव देखती है। इसके बाद बुचर, होमलैंडर और किमिको के बीच में एक ब्रूटल 3-वे फाइट स्टार्ट होती है, लिटरली दुनिया के फ्यूचर के लिए। सीन बिल्कुल ऐसे फील होता है जैसे कोई बिगेस्ट एमएमए पे पर व्यू फाइट हो, बस सुपर पावर्स के साथ और फ्री में। फाइट के दौरान क्लियरली दिखाया जाता है कि बुचर की कंपाउंड वी पावर्स उससे होमलैंडर के अगेंस्ट सर्वाइव करने का चांस देती हैं। वो होमलैंडर जितना पावरफुल तो नहीं होता, लेकिन वो उससे स्लो डाउन जरूर कर देता है। और असली टर्निंग पॉइंट तो तब आता है जब रायन वापस आता है और होमलैंडर को भागने से रोकने में मदद करता है। इसके बाद होमलैंडर कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और रायन को भी मारने की कसम खाता है। फिर किमिको का अपना इमोशनल शॉर्ट सर्किट मोमेंट आता है। उसे हेलुसिनेशन में फ्रेंची दिखाई देता है। फ्रेंची उसे वो इमोशनल पेप टॉक देता है जो उससे अपनी पावर्स फुली अनलॉक करने के लिए चाहिए होती हैं। वो उससे कहता है कि उसकी असली स्ट्रेंथ हमेशा उसके अंदर थी, उसे पावरफुल बनने के लिए गुस्से पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद किमिको फाइनली अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करती है और होमलैंडर और बुचर दोनों की पावर्स रिमूव कर देती है। लेकिन रायन की पावर्स रिमूव नहीं होती क्योंकि रायन के वेन्स में कंपाउंड वी नहीं था, वो नेचुरली बॉर्न सूप था। किमिको के पास खुद भी पावर्स रहती हैं, बिल्कुल सोल्जर बॉय की तरह, जो अपना ब्लास्ट यूज करने के बाद भी पावर्स रिटेन करता था। हाँ, ब्लास्ट के इम्पैक्ट से किमिको और रायन दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं ताकि बुचर और होमलैंडर का फाइनल इंटीमेट शोडाउन हो सके, सिर्फ दोनों के बीच। ये वही मोमेंट था जिसके लिए पूरी सीरीज और 5 सीजन्स बिल्डअप किए गए थे। और ऑनेस्टली होमलैंडर का रिएक्शन जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी पावर्स चली गई हैं, प्राइसलेस था। उस मोमेंट में क्लियरली दिखता है कि बिना पावर्स के वो एक्चुअली एक टेरिबल फाइटर है, क्योंकि होमलैंडर ने कभी एक्चुअली फाइटिंग सीखी ही नहीं, उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए बिली बुचर उसे ओवल ऑफिस में पूरी तरह पटक पटक कर मारता है। सीन बिल्कुल एक ब्रूटल ओल्ड स्कूल बार फाइट की तरह लगता है, फुल नॉकडाउन ड्रैग आउट फाइट। होमलैंडर बच्चे की तरह रो रहा होता है और अपनी जान की भीख मांगता है और उसे कई ऑफर्स भी देता है। इसके बाद लिटरली हर तरह की बेइज्जती करने लगता है, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। और इसी प्रोसेस में होमलैंडर खुद अपनी लेगेसी डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही पूरी दुनिया का उसके लिए जो डर था वो भी खत्म हो जाता है। लोग इतने सालों तक उसकी हर बात सिर्फ इसलिए मानते थे क्योंकि वो उससे डरते थे, लेकिन अब जब दुनिया ने लाइव देखा है कि उसकी पावर्स चली गई हैं, तो अब कोई भी उससे नहीं डरता और वही उसके पूरे रेजिमे का एंड बन जाता है। इसी वजह से कांग्रेस भी एशली बैरेट को बहुत जल्दी हटा देती है। लिटरली उसी दिन उसे ऑफिस से निकाल दिया जाता है। बुचर फिर क्रोबार से फाइनल किलिंग ब्लो देता है और होमलैंडर का दिमाग उड़ा देता है। ये ब्लो वो बेका को डेडिकेट करता है और चाहे ये कॉमिक्स वाली एग्जैक्ट डेथ ना हो, पर फिर भी उसमें कॉमिक एंडिंग की तरह स्ट्रॉन्ग इकोज फील होती हैं। फिर स्टोरी में एक शॉर्ट जंप होता है। दी बॉयज टीम फिर से उस जेनवी फार्म हाउस पर इकट्ठा होते हैं जहां वो अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बुचर रायन के साथ एक इमोशनल फादर सन टाइप कन्वर्सेशन करने की कोशिश करता है। वो बेसिकली बोलता है कि चलो सब रीसेट करते हैं और पीसफुल फ्यूचर बनाते हैं, लेकिन रायन मना कर देता है और वो ये भी बोलता है कि बुचर भी होमलैंडर की तरह ही डेंजरस है, बस डिफरेंट डायरेक्शन में। और ऑनेस्टली रायन सच बोल रहा होता है। रायन अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहता है। वो ना होमलैंडर जैसा बनना चाहता है और ना ही बुचर जैसा। इसके बाद बुचर की सिचुएशन और डिप्रेसिंग हो जाती है जब वो अपने डॉग टेरर के साथ रिकवर करने की कोशिश करता है। तब रिवील होता है कि टेरर नेचुरली कॉज की वजह से मर चुका है। ऑनेस्टली ये एपिसोड की सबसे शॉकिंग और ट्रेजिक डेथ शायद वही थी। उसे फील होता है कि उसके पास अब कोई नहीं बचा और तब उसे वायरस याद आता है, साथ ही उसकी पुरानी कसम भी। सिर्फ होमलैंडर ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे सुपर हीरोज को खत्म करना है। बाद में टीवी पर रिवील होता है कि स्टैन एडगर ने दोबारा वॉट इंटरनेशनल का कंट्रोल ले लिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले मदर मिल्क से प्रॉमिस किया था। साथ ही वो प्रॉमिस करता है कि पिछले कुछ सीजन में जो गलतियां हुई हैं उन्हें अब ठीक किया जाएगा। ये एग्जैक्टली सीजन 2 के एंडिंग जैसा था जब उन्होंने सारी बुरी चीजों का ब्लेम स्टॉर्म फ्रंट पर डाल दिया था। अब बस सेम स्ट्रेटेजी दोबारा रिपीट हो रही थी और इस बार निशाना होमलैंडर था। ये सब एक्चुअली उस स्पीच का पे ऑफ था जो स्टैन एडगर ने इसी सीजन में मदर्स मिल्क को दी थी। उसने क्लियरली बोला था कि वो इवेंचुअली वॉट का कंट्रोल वापस ले लेगा और अल्टीमेटली सब कुछ कैपिटलिज्म और पैसे के बारे में ही था। सिस्टम बस आगे बढ़ता रहेगा और ज्यादा प्रॉफिट बनाता रहेगा। वॉट भी इवेंचुअली वही करेगा जो वो हमेशा करता आया है। तो एक तरह से देखा जाए, क्या स्टैन एडगर होमलैंडर से भी बड़ा विलन है? यहाँ ये प्रूव होता था कि असली विलन मनी और ह्यूमन ग्रीड है। सब कुछ सिंपल ह्यूमन ग्रीड पर ही वापस आ जाता है। इधर ह्यूई क्विकली समझ जाता है कि बिली बुचर क्या करने वाला है और उससे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर बुचर सक्सेसफुल हो जाता तो स्टारलाइट और किमी को भी मारी जाती और ह्यूई टेक्निकली इनोसेंट सुपर हीरोज को भी मरने नहीं देना चाहता था। फिर वो बुचर का पीछा करते हुए वॉर टावर्स की 7 मीटिंग रूम तक जाता है। ये कोइंसिडेंस के जैसे लगता है कि फाइनल एपिसोड फिर से इसी जगह रिटर्न करता है, क्योंकि यही वो बिल्डिंग थी जहां बुचर और होमलैंडर की स्टोरी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी। यहीं बेका के साथ अब्यूज हुआ था और यहीं बुचर ने रिवेंज लेने की कसम खाई थी। बुचर का फाइनल प्लान था कि वायरस को बिल्डिंग के स्प्रिंकल सिस्टम में डाल देना, जो पहले फ्रेंची के प्लान का भी पार्ट था।
यानी इस मोमेंट में बुचर एक्चुअली प्रूव कर देता है कि रायन उसके बारे में सही था, वो सच में एक टेरिबल इंसान बन चुका था। उसके बाद ह्यूई कैंपबेल उसे रोकने की कोशिश करता है और फाइनली सिचुएशन इतनी बढ़ जाती है कि ह्यूई को बुचर को मारना पड़ता है। शॉकिंगली बुचर इस बात से इंप्रेस होता है कि ह्यूई में इतनी हिम्मत थी कि वो ये सब कर सका, और वो उससे बोलता है कि उसने सही किया। जैसे पहले मेंशन हुआ था, बुचर की एंडिंग इंटरनेशनली होमलैंडर की एंडिंग का पैरेलल थी। दोनों टेरिबल लोग थे और दोनों का मरना जरूरी था। डिफरेंस बस इतना था कि होमलैंडर मौत के करीब आते आते और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स और आउट ऑफ कंट्रोल होता गया, जबकि बुचर धीरे धीरे थोड़ा रिडेम्पशन अर्न करने लगा और मरते टाइम वो अपनी फेट एक्सेप्ट कर लेता है, अनलाइक होमलैंडर। फिर बाद में बुचर बोलता है कि ह्यूई उसे बिल्कुल उसके छोटे भाई लेनी की याद दिलाता है। इसी वजह से पूरी सीरीज में वो ह्यूई के इतने क्लोज था और उसकी इतनी केयर करता था। वैसे कॉमिक्स में भी बुचर मारा जाता है, लेकिन उसकी डेथ काफी डिफरेंट थी। फिर एक और शॉर्ट टाइम जंप होता है जहां सर्वाइविंग दी बॉयज मेंबर्स बुचर का फ्यूनरल करते हैं। वो उसे बेका बुचर के पास दफन करते हैं, जैसे वो हमेशा चाहता था। फिर सब लोग जोक्स मारते हैं कि बुचर अब नर्क में होगा और शायद डेविल को भी तंग कर रहा होगा। इसके बाद सब लोग रेनो के टॉपलेस स्टेक हाउस में जाते हैं। ये वही जगह थी जहां बुचर अपने भाई लेनी के साथ जाना चाहता था। बैकग्राउंड में पियानो म्यूजिक बजता है और एक इमोशनल फाइनलिंग मोन्टाज स्टार्ट होता है। मोन्टाज में दिखाया जाता है कि मदर्स मिल्क अपनी एक्स वाइफ से दोबारा शादी कर लेता है और उसकी फैमिली फाइनली कंप्लीट हो जाती है। रायन उस शादी में बेस्ट मैन होता है, जो ये शो करता है कि वो अब भी दी बॉयज के मेंबर के क्लोज है। किमिको फ्रांस चली जाती है, वही कंट्री जहां फ्रेंची का ओरिजिन हुआ था। वहां वो फाइनली वो बाइनेट खाती है जो फ्रेंची पहले उसके लिए बनाना चाहता था। प्रेसिडेंट सिंगर दोबारा ऑफिस में वापस आ जाता है। वो ह्यूई को ब्यूरो ऑफ सुपर हीरो अफेयर्स में वापस ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन ह्यूई मना कर देता है क्योंकि उसने वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खरीद लिया है जहां वो सीजन 1 में पहले काम करता था। अब वो स्टोर को स्टारलाइट के साथ मिलकर रन करता है और दोनों नॉर्मल लाइफ जीते हैं। एनी यानी स्टारलाइट प्रेग्नेंट है और शायद नेक्स्ट नेचुरली बॉर्न सुपर हीरो आने वाला है, बिल्कुल रायन की तरह बिना कंपाउंड वी के। फोन कट करते वक्त प्रेसिडेंट सिंगर फिर भी बोलता है कि ऑफर फ्यूचर के लिए ओपन रहेगा, यानी फ्यूचर स्पिन ऑफ्स में ह्यूई के वापस आने के चांसेस अभी भी हैं, क्योंकि ब्यूरो ऑफ सुपर हीरो अफेयर्स फ्यूचर टाइमलाइन में एक्टिव रहने वाला है। और दुनिया में अब भी बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, अच्छे भी और बुरे भी। और हाँ, सोल्जर बॉय भी अभी जिंदा है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के अंदर बहुत सारे प्ले स्टेशन बैकग्राउंड में दिखते हैं। वो बेसिकली प्रोडक्ट प्लेसमेंट था, क्योंकि सोनी अमेजोन के साथ मिलकर शो प्रोड्यूस करता है, इसलिए उन्होंने फिनाले में सोनी प्रोडक्ट्स काफी क्लियरली शोकेस किए हैं। फिर लास्ट सीन में एनी कहीं उड़कर जाती है, जो ये प्रूव करता है कि उसकी पावर्स अभी भी हैं, और रिवील होता है कि उनका फ्यूचर बेटा या बेटी रॉबिन नाम से होगा, जो पोटेंशियली नेचुरल बॉर्न सुपर हीरो भी हो सकता है। एंड क्रेडिट के दौरान शो एक डेडपूल एंड वुल्वरीन स्टाइल बिहाइंड द सीन्स रील दिखाता है। सिर्फ सीजन 5 नहीं बल्कि पूरी सीरीज के सालों के मोमेंट्स और क्रू को ट्रिब्यूट दिया जाता है, क्योंकि एपिसोड के साथ वॉट राइजिंग टीजर भी अटैच था। मैं जल्द ही इस पर अलग फॉलोअप वीडियो लेकर आऊंगा, तो चैनल को फॉलो कर लेना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। रिसेंट फिनाले प्रीमियर में भी ट्रेलर दिखाया गया था, जहां जेंसन एकल्स और बाकी कास्ट मेंबर्स मौजूद थे। आगे जाकर क्रिएटर्स और एक्टर्स शायद और डिटेल शेयर करेंगे कि फ्यूचर स्पिन ऑफ्स और कैरेक्टर्स के साथ क्या होने वाला है। अच्छा या बुरा, उसके ऊपर हम तब बात करेंगे जब मैं आने वाले ट्रेलर पे वीडियो पोस्ट करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।